बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। साल 2025 किसान के लिए महज एक कैलेंडर साल नहीं बल्कि नुकसानात, बेयकीनी और रियासती बेहिसी की एक तवील कहानी बनकर सामने आया। गंदम की फसल तैयार खड़ी रही मगर सरकारी खरीदारी ना हो सकी और जहां उम्मीद बाकी थी वहां सैलाब ने रही सही कसर को पूरा कर दिया। पंजाब के मुतादिद अजला में खड़ी फसलें पानी में बह गईं, माल मवेशी ज़ाया हुए और किसान हुकूमती इमदाद से गैर मुतमईन दिखाई दिए। कपास, गंदम, गन्ना, मकई और चावल पांचों बड़ी फसलें किसी न किसी सतह पर नुकसान से दोचार रही। हुकूमत ने पहले इमदादी कीमत मुकर्रर ना की, फिर जब की तो खरीदारी से ही पीछे हटने का फैसला कर लिया। खाद, स्प्रे और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि ज्यादा पैदावार के दावों के बावजूद माली साल 2024-25 में कपास और गंदम की पैदावार में शदीद कमी रिकॉर्ड हुई। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक ज़रूरी शोबे की ग्रोथ 2% के हदफ के मुकाबले में महज 0.56% रही। हालांकि यही शोबा जीडीपी में 23.5% का हिस्सा रखता है और 37% से ज्यादा आबादी को रोजगार फ्राहम करता है। इस सारी सूरत हाल का दूसरा रुख और भी तशवीशनाक है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान खुराक की दरामदात पर पहले से ज्यादा इन्हिसार करता चला जा रहा है। माली साल 2024-25 में $8 अरब से ज्यादा की ग़ज़ाई अशिया दरामद करना पड़ी, जबकि माली साल 2025-26 के आगाज में खुराक का दरामदी बिल गैर मामूली रफ्तार से बढ़ा। सिर्फ 5 माह में ये बिल $3.8 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले में 28% से ज्यादा इजाफा है। चीनी, खुर्दनी तेल और चाय जैसी बुनियादी अशिया की दरामदात ने बिल को ऊपर धकेला। पाम ऑयल सबसे बड़ी दरामदी शय बनकर सामने आया और एक ही साल में चीनी के दरामदी बिल में 10,000% से ज्यादा इजाफा हुआ। इन तमाम मसाइल के बीच पानी का बहरान ज़राअत की ग्रोथ में कमी की एक बड़ी और मुस्तकिल वजह बनता रहा। हेड से टेल तक पानी की यकसा फराहमी ना होना पैदावार को मुतासिर करता रहा। बारिश और सैलाब के पानी को जखीरा ना करना रियासती मनसूबा बंदी की नाकामी की अलामत है, जबकि सिंतास मुआहदे पर अमली पेशरफ्त ना होने के साथ भारत की आबी जारियत मजीद खदशात को जन्म दे रही है। आज का पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम किसानों के नाम। आज हम किसानों के मसाइल और बेहतरी की मुमकिन इक़दामात पर तफसीलन बातचीत करेंगे कि 2025 में जो होना था वो तो हो गया, 2026 में चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और रिजवान रज़ी साहब, इसाराना साहब, वो तो इस प्रोग्राम का हिस्सा ही है। खालिद साहब, यूँ तो मैंने बहुत एक लंबा डिटेल इंट्रो अपने नाज़रीन के सामने रखा, लेकिन एक आसान अल्फाज में ये तो अदादो शुमार थे ना, लेकिन सर एक आम किसान कैसे सोचता है, उसने 2025 को कैसे झेला, क्या मुश्किलात आई? मैं चाहूँगी कि वो मुश्किलात ज़रा आप मुझे खुद गिनवा दें। जी बहुत शुक्रिया। 2025 काश्तकारों के लिए सबसे भारी साल है। मैंने 92 से काश्तकारी शुरू किया। इतना बुरा साल हमारे लिए कोई भी नहीं था जितना 2025 साबित हुआ है। इसमें ना हमारे खेत के हालात ठीक रहे, ना घर के हालात ठीक रहे, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक रहे, ना बच्चों की सेहत के हालात ठीक रहे, ना बच्चों के खुराक के हालात सही रहे। हत्ता कि काश्तकार अपने ख्वाब भी पूरे ना कर सका। जिसने ख्वाब देखा था कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूँगा, मैं फ़लाँ की शादी करूँगा, बेटे की करूँगा, वो छोटे काश्तकारों की वो शादियाँ भी मनसूख हुई इसी वजह से, क्योंकि उसको जब उसकी पैदावारी लागत ना मिली। सबसे बड़ा उसको इंजेक्शन टीका लगा जब गंदम आई। गंदम में इन 2 सालों में हमने 2200 अरब रुपया हमें असल रेट से कम रेट मिला। ये सबसे बड़ा नुकसान था काश्तकार का। और गंदम क्योंकि हमारी मेजर फसल है, गंदम की फसल अच्छी होगी, अगर उसका रेट अच्छा होगा तो बाकी फसलें भी अच्छी होंगी। जब गंदम का रेट अच्छा ना मिला तो बाकी फसलों पे बुरा इम्पैक्ट आया। काश्तकार बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र ना कर सका। काश्तकार मैं अगर एक साल में बताऊं कि हमने सिर्फ 20% फास्फोरस खादों का कम इस्तेमाल किया है। इस दफ़ा हमारी डीएपी सेल नहीं हुई, बल्कि डीएपी की अब ये हालत है जो हम 24 लाख टन इस्तेमाल करते थे इस साल। डीएपी को थोड़ा सा एलैबोरेट करके आप थोड़ा सा फास्ट खाद का नाम है, फास्फोरस खाद है जो मेन जिससे पैदावार बढ़ती है, यानी कि उसमें नाइट्रोफास आती है, एसएसपी आती है। तो उसकी सेल में ये कमी है। जहां हम 24 लाख टन इस्तेमाल करते थे इस दफ़ा 13 लाख टन से कम इस्तेमाल हुई है, यानी कि बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं हुई। अगर बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं होगी तो पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ा है जी इस दफ़ा। सबसे बड़ा देखने का तरीका यह है कि आपकी इंपोर्ट में क्या इजाफा हुआ है या एक्सपोर्ट में क्या इजाफा हुआ है। तो उसका मैं आपको अर्ज करते चलूँ कि इस साल में तकरीबन 90% हमारी चिल्ली की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 70% हमारी मेज़ की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 40% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 15 से 20% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है। और जो इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, अगर सिर्फ कॉटन को लें 340% इजाफा हुआ है।
तो इसलिए इंपोर्ट में 340% इजाफा हुआ है। कपास अगले साल काश्त नहीं हो रही है, मैं आपको बता के जा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, 2026 में कपास काश्त नहीं होने जा रही। काश्तकार क्यों काश्त करेगा जब उसको रेट ही नहीं मिल रहा? आज जिसके पास कपास पड़ी है कोई खरीदार ही नहीं है उसका। देखे ना, आपकी सबसे बड़ी जो फसल है वो कपास है, जो एक्सपोर्ट में 65% है, लेकिन इस दफा काश्तकार उससे दिल बर्दाश्ता हो चुका है, काश्तकार उसे काश्त नहीं कर रहा। ये दुनिया का कौन सा कानून है कि अगर मैं कपास पाकिस्तानी काश्तकार उगाऊं तो मेरे ऊपर 18% GST हो? दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जहां काश्तकारों के ऊपर ऐसी टैक्स लगता हो। 18% GST हमारे ऊपर, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी जब जिन्नर खरीदेगा तो तब जब आप जिन्नर को बेचने जाएंगे जहां तो भी बेचेगा 18% GST 18% आपके खाते में से हमारे खाते में से काट जाएगी। दूसरा हमारा मसला यह है कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है रीजन के साथ। अच्छा, उसका अगर आप मुवाजना करें, एक पाकिस्तानी काश्तकार अगर फर्ज किया DAP खाद खरीदता है तो हमें मिलती है 15,000 रुपए की। अगर इंडियन का जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडियन काश्तकार खरीदता है तो पाकिस्तानी रुपीस में 4,000 रुपए की है। अच्छा, जो कि इंपोर्ट होकर आई हुई है। जी। अच्छा, अगर हम यूरिया खरीदते हैं, हमारी है 4,300 रुपए रेट है इस वक्त। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में 884 रुपए की मिलती है। वहां डीजल सब्सिडाइज है, हम डीजल फुल रेट पे रहते हैं। वहां बिजली डेली 10 घंटे इंडियन पंजाब में काश्तकार को फ्री मिलती है। हमारा 40 से लेकर 50 रुपए यूनिट में पड़ता है। इस तरह पेस्टिसाइड में भी वहां सब्सिडाइज है जहां पे कोई सब्सिडी नहीं है। फिर वहां पे फ्यूचर मार्केटिंग है, पाकिस्तान में वो चीज नहीं है। अब आप ये देखें, अभी हमने जो गंदम काश्त की है 25 में और 26 में उसको हार्वेस्ट करेंगे, तो हमें नहीं पता में क्या रेट मिलेगा। 3500 अनाउंस किया गया, लेकिन स्पोर्ट प्राइस नहीं कहा गया, इंडिकेटर प्राइस की गई है कि थर्ड पार्टी आके परचेज करेगी, हुकूमत उसमें खरीदारी में नहीं आ रही खुद। अब थर्ड पार्टी की मर्जी है, वो जिस रेट पे मर्जी खरीद करे, जबकि इंडियन काश्तकार को अगस्त 2024 में उनको रेट बता दिया गया था जो आप 25 में काश्त करेंगे, 26 में हार्वेस्ट करेंगे, ये रेट आपको 100% मिलेगा। एक उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे कम है, 1/3 से भी कम है, 1/4 तक है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर वहां फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को साल 2 साल पहले पता होता है कि मैं ये चीज काश्त करूंगा, ये मुझे मिलेगी। अभी जो आप फरमा रही थी कि हमारी जो इस साल की ग्रोथ थी वो 0.56 नहीं जी। एग्रीकल्चर की ये नहीं है, ये फिशरीज और लाइफ स्टॉक को मिला के है। अच्छा, एग्रीकल्चर की जो है, जो मेजर फसलों की है, वो -13.49 है। -13.49, जबकि आप आबादी में हर साल 2.5 से 3% हमारी आबादी बढ़ रही है। यानी कि हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी एक मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। मुझे अगला साल बड़ा भयानक नजर आ रहा है, क्योंकि काश्तकार के पास पैसा नहीं है। अभी आपके सामने है, हमें कपास में पैसा नहीं मिला, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई, गंदम में नहीं हुई, फ्रूट वेजिटेबल में नहीं हुई। अब आलू का काश्तकार तो बिल्कुल ही मर गया। वो तो मैं उसके जज्बात की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता कि उसके क्या हालात है कि जिसकी बगैर ठेके की मैं कास्ट बता रहा हूँ कि 2.5 से 3 लाख रुपए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसको जो रिकवर हो रहा है इस वक्त वो 70 से 80 हजार हो रहा है। और जिसने आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए पिछली फसल का स्टोर में रखा था ताकि पूरा साल ये 25 करोड़ की आवाम खा सके, जब उसने रखा था तो उसकी वो जाली जो 60 किलो की थी, जिसको जाली कहते हैं या गट्टू कहते हैं, उसका रेट था को 2200 से लेकर 250 रुपए था। ठीक है, अब नहीं 600 रुपए किराया भी पड़ गया। अब उसे पता क्या रेट मिल रहा है उसका? 300 रुपया। सर सानू तो नहीं मिल रहा सस्ता आलू, असं तो हम 60 रुपए किलो ही खरीद रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं आप जाएं, देखो मंडी में जाके खरीदे, आपको 100 रुपए का 5 किलो मंडी से इस वक्त मिल रहा है जी। ठीक है, खालसा पॉइंट आपका आ गया। गुलबर्ग में जाएंगे, जो लूटने वाले बैठे हैं, तो फिर वो उनकी मर्जी है, वो फिर उनकी मर्जी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले मैं डिफेंस जाके खरीदते हैं, नीचे के आलू में पसंद नहीं आते। मैं 18 किलोमीटर दूर जाके, अमीर लोग हैं आप खरीद सकते हैं, पैसे वाले आदमी आप, आपको तो आलू भी जो है महंगे आते हैं। मैं टाउनशिप में सबको चाहिए कि ये चीज देखिए कि काश्तकार किस रेट पे आके सेल कर रहा है। देखिए जी, कौम को तो मुफ्त आलू आ रहे हैं, ठीक है ना, रोज एक आलू कौम के ऊपर आ जाता है। एक तो ये कि 1/3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता है हमारे पड़ोसी मुल्क को, भारत को, ठीक है ना, लेकिन हम सबसे ज्यादा कॉस्ट पे करें प्रोडक्शन की। यही वजह है कि किसान गेन उस हिसाब से नहीं कर पाता। लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें जो अभी खालिद साहब ने भी गिनवाई है, इनसे परे हटकर एक मैं जो नेचुरल डिजास्टर्स है सर, उसको भी डिस्कस करूं। सर, सैलाब ने कितना बड़ा डेंट मारा हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को? देखिए, HRCP ने खत लिखा है पंजाब हुकूमत को। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि भाईजान, हम आपके सदके वारी जाएं, आपके टिकटॉक के आप बहुत अच्छे बनाते हैं, हम उसे वायरल भी कर देंगे, लेकिन भाईजान वो जो जनूबी पंजाब में सैलाब आया था, मुतासरीन अभी वहीं के वहीं खड़े हुए,
और वो उनका हाल बहुत बुरा है, उनके घर टूटे हुए, वो दोबारा नहीं, मैं नहीं कह रहा, HRCP का खत है, ठीक है ना, और वो बेचारे इमदाद मिलने के मुंतजिर हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई, वो कौम को क्या पका के वो बना के दे फसल, वो खुद भूखे मर रहे हैं, ठीक है। सो इससे हमारे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और माइंडसेट का आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कहाँ खड़ी है। वैसे तो एक वो क्या कहते हैं, मेरा दोस्त, मैंने कहा यार एक दफ़ा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तू मेरे साथ था, कहता हाँ मैं तेरे साथ था। मैंने कहा जब मेरी जेब कटी थी तब भी तू मेरे साथ था, कहता हाँ। और मैं कहा याद है जब गाड़ी में हम दोनों गिर पड़े, कहता हाँ। मैंने कहा, कहता यार ही मुश्किल में होता है ना। मैं कहा नहीं, मुश्किल में तू है ही बहुत मनूस, तू जब भी मेरे साथ होगा मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ही हो जाएगी, ठीक है। पांचों फसलें हमारी तबाह हो गई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो गया, ठीक है, हमारे में जो हम ज़राई मुल्क है और हमने 8 अरब के तो कहने में चीजें बाहर से वो खाली वो मंगा लिए, तेल वखरा है इसमें अभी खाने वाला, वो डाले तो 13-14 अरब डॉलर का बन जाता है, ठीक है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया मानती थी ज़राई मुल्क, उसका आज आलम यह कि हम आइंदा आने वाले 2-3 सालों में अल्लाह ना करे खाकम बदन हम फूड सिक्योरिटी के तरफ जा रहे हैं, डिजास्टर की तरफ। और ऊपर में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं, किसान किसी भी कौम के रीढ़ की हड्डी होता है, आपने उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैंने कल इश्तहार देखा बंपर क्रॉप मुबारक को, केड़ी बंपर क्रॉप हो गई भाई, खुफिया जेड़ी मैनू नहीं पता, ये बैठे हुए किसान, आपको पता, ठीक है जी, आपको पता है कोई बंपर क्रॉप हो गई है जी। मैं कल इश्तहार देख रहा था कि वो जनाब बड़ा यूं हो गया और यूं हो गया। आप लोगों को अखबारात से और इश्तहारात से बंपर क्रॉप के हवाले से मैं आपको अर्ज करूं, मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी। 92 में हमारी कपास की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10 लाख बेल। हमने उस वक्त हमारी कॉटन बेल का जो वेट था वो 170 से 180 केजी था, आज 150 केजी है। आज हमने कॉटन बेल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कम वजन कर दिया है। आज इंडिया चला गया 4 करोड़ पे, और आप सुन के हैरान होंगे कि इस दफा जो हमारी कपास है वो 5.3 मिलियन है, 1 करोड़ 28 से। अगर हम वो जो वजन में हमने कमी किया वो निकालें तो हम तकरीबन 45 लाख पे हैं इस वक्त। ठीक है, चले मैं रसी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। रसी साहब, खालिद साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद आप सर किस नतीजे पे पहुंचे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है इस वक्त निचोड़ है या वजह है सबसे बड़ी, या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसने 2025 में किसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया? देखिए, प्रायोरिटीज ने डाला है। अब अच्छा। किसने कपास के इलाके के अंदर जो है वो शुगर मिलों को अलाउ किया, मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों के या गैर सियासी हुकूमतों के नाम आ जाएंगे उसके अंदर। जब किसान को रेवेन्यू गन्ने में ज्यादा मिलेगा तो वो कपास काश्त नहीं करेगा, सीधी सी बात है। और कपास है भी छोटी क्रॉप, उसमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, मैन पावर भी ज्यादा चाहिए होती है, और गन्ना साल के बाद तैयार होना है जी। और अफगानिस्तान से आके मजदूरों ने काट के लाद के और शुगर मिल पहुंचा के वापस चले जाना, तो वो उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तो किसान की भी हमारी प्रायोरिटीज जो हैं, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, देखिए, जब पंजाब के किसानों के लिए या पंजाब के अवाम के लिए 300 यूनिट सब्सिडी की बात होती है और हमारी चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि जी उनको हम मुफ्त में देंगे, तो उस वक्त जनाब अगरचे कुछ लोगों ने खत भी लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में। लेकिन रजी साहब, एक सवाल ले लीजिए, आपने जो गन्ने की बात की ना कि हमारे किसानों की प्रायोरिटी रही है, तो सर प्रायोरिटी होने के बावजूद डेफिनेट सी बात है प्रोडक्शन भी हुई, लेकिन वो प्रोडक्शन होने के बावजूद चीनी मार्केट में पड़ी रही, इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा, वो जो है वो खत भी लिखे, लेकिन हमें कह दिया गया जी IMF जो है वो एग्री नहीं करता। ठीक है। ओके। इसी तरह हमें कहा गया कि IMF जो है ना वो गंदम की खरीदारी और सब्सिडाइज में से हमें बाहर कह रहा है निकल जाए, तो हम निकलना चाह रहे हैं। ओके, आप निकल गए। हाँ। जब आप निकल गए, किसान लुट गया, तो फिर हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि जनाब वो हर मुल्क का ना एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो होना चाहिए, और हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ना वो 62 लाख टन उन्होंने कैलकुलेट किया है। हालांकि किसी भी कैलकुलेशन के हवाले से 7% से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं होता, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो 3 करोड़ टन के लगभग हमारी पैदावार होती है गंदम की, तो 21 लाख टन हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। उन्होंने 62 लाख खड़ा करने का ऐलान कर दिया, फिर गलत बात। इसी तरह से चीनी का हमारा जो टोटल जरूरत है उसका हमें 5 लाख से 7 लाख टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व चाहिए, जो हर वक्त
हमा वक्त मुल्क में मौजूद हो ताकि उसकी प्राइसेस को ऊपर नीचे ना किया जा सके। वो भी हमने अब ऐलान किया, जब सारे किसान लुट गए तो फिर हमने ऐलान किया कि जनाब हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व करने जा रहे हैं। तो भाई पिछले साल आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व कर ले। बाबू जब भी एग्रीकल्चर की पॉलिसी तश्कील देगा इसी तरह के ब्लंडर मारेगा, इसी तरह के बेड़ा गर्क करेगा। आहद चीमा साहब भले चीमा है लेकिन उनका एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस तरह के ब्लंडर मारेंगे, तबाही फेर देंगे पूरे सेक्टर की पकड़ के। अब आप देखिए कि अगर आपका आलू जो है इस वक्त अफगानिस्तान नहीं जा पा रहा क्योंकि बॉर्डर बंद है। अजरबैजान की मार्केट तो हमने पिछले 10 साल में डेवलप की थी ना, वहां पे भेजा जा सकता है और भेजा जा सकता था। ये रास्ते में ईरान ही पड़ता है ना, तो आप ईरान से घूम के जो ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान भेजना चाह रहे हैं तो ईरान से सीधा आप अजरबैजान में दाखिल कर दें, वही जो रूट है उसी ट्रक के, और हल्की सी सब्सिडी भी उनको दे दें। उनके ऊपर कोई ड्यूटी शूटी है तो वो हटा दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई फैसिलिटेशन की जरूरत है जो कि है वो आप दूर कर दें, दूर कर दी गई, लेकिन बाकी इकदाम कर दें ना ताकि वो फसल उठे तो फिर जाके आगे किसान को अच्छा, आपने एक सवाल मेरे लिए यहाँ पर छोड़ दिया कुछ वजूहात के साथ, जिसमें सवाल मैं राना साहब आपके सामने रखना चाहूंगी कि साहब ने कहा कि जब बाबू बैठकर इस किस्म के फैसले करेंगे, ठीक है ना, तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि अवाम की पल्स क्या है। तो सर ये बाबू अपॉइंट भी तो हुकूमत ही कर रही है ना। देखिए आज आपने जहांगीर खान साहब का नाम सुना हुआ है, दुनिया का अजीम तरीन, उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्क्वाश का, उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया का अजीम तरीन प्लेयर तो एक ही है यार। चीनी की बात हुई ना तो मुझे लगा जहांगीर तरीन खान की बात कर रहे हैं। मैं अर्ज कर लूं ना कि मैं जब भी हीरो का जिक्र करूंगा इनके दिमाग में एक ही नाम आएगा, आपके बकौल ना। जैसे ये जब भी विलन का जिक्र करेंगे मेरे दिमाग में एक ही नाम आएगा। तो लेकिन ये कि जहांगीर तरीन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उसने 8 साल, जहांगीर खान का 8 साल मुसलसल, वाहिद दुनिया का प्लेयर है जिसने एक गेम नहीं हारी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अजीम तरीन में उसका। आज एक मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि जी स्क्वाश उन लोगों को दे दी गई है जिन्होंने जिंदगी में कभी रैकेट को हाथ नहीं लगाया। अगर इस मुल्क के फैसले उन लोगों ने करने, किसान का फैसला उसने करना है जिसने खेत की मिट्टी पे कभी पैर ही नहीं रखा, स्क्वाश का फैसला उसने करना है जिसने कभी रैकेट ही नहीं पकड़ा, क्रिकेट का फैसला उसने, आपको पता है क्रिकेट की टीम जो पिछली दफा सिलेक्शन हुई थी वो एक फुटबॉल के कहने में कोच ने की थी। अंदाजा करें इस मुल्क का। मैं जब ये कहते हैं ना शाम गरीबा, मुझे मैं क्या करूं, मैं मातम ना करूं तो और क्या करूं, मुझे बताओ। पहले कहीं हम पढ़ते थे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अब शाख ही गायब हो गई, उल्लू ही उल्लू रह गए। ठीक है ना। इन हालात में बस एक जुमला मेरा सुन लीजिएगा कि देखें सर, मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आप किसान को खुशहाल नहीं करेंगे ना तो हमारे पेट में रिस्क हमारे अपनी जमीन का नहीं जा सकता। जब तक हम अपने किसान को इज्जत नहीं देंगे, आप किसानों को रोल देंगे, माल रोड पे आके वो आलू नीचे फेंक देंगे, कई हफ्ते वो सड़क के ऊपर बैठे रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, तो मैं तो तुफ करता हूं ऐसी हुक्मरानी के ऊपर। ठीक है राना साहब, पॉइंट आपका आ गया। आपने कुछ मैं ना खोखर साहब से खोखर साहब मैं आपसे ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसके बाद खोखर साहब ने मेरी बात आगे बढ़ानी है। जी मैं कंटिन्यू ही रखूंगी। आपने कहा ना कि जब तक अपने किसानों की उगाई हुई चीजों को इज्जत नहीं देंगे तो किसान ने भूखा ही मरना है। यही मेरा आगे चलकर इसको डिबेट को मैं कंटिन्यू करूंगी कि क्या वजह पड़ी कि हमें करोड़ों रुपए की इंपोर्ट करनी पड़ी, अरबों डॉलर्स की इंपोर्ट करनी पड़ी अपनी गजाई जरूरियात को पूरा करने के लिए। क्या आज पाकिस्तान का किसान काफी ना था? एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि जिस पे खालिद साहब भी गुफ्तगू करना चाह रहे थे, रज़ीज़ साहब भी गुफ्तगू करना चाह रहे थे। आप दोनों को भरपूर मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे सवाल भी ले लीजिए क्योंकि बात हो रही थी इंपोर्ट के हवाले से। तो नाज़रीन, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगी कि बुनियादी तौर पर चीनी, खुर्दनी तेल और चाय की ज्यादा इंपोर्ट ने पाकिस्तानी बिल में इजाफा किया और सबसे ज्यादा इंपोर्ट होने वाली अशिया में पाम ऑयल जो है वो सरफहरिस्त रहा। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट बताती है। मीनवाइल दूध, क्रीम और बच्चों की दूध की मसनूआत की दरामद में 6.90% इजाफा हुआ।
तो बेसिकली खालिद साहब मुझे ये भी बता दीजिए कि चीनी, खुदनी तेल और चाय की ज़्यादा दरामदात ने बिल में इजाफा किया। क्या पाकिस्तान का जो किसान था वो पाकिस्तानियों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी था कि जिसकी वजह से हुकूमत ने तमाम अशिया को इम्पोर्ट किया? जी बहुत शुक्रिया। खुदनी तेल में इंपोर्ट की ज़्यादा वजह हमारी कपास में कमी आना भी है, क्योंकि जो बिनाला आता है उससे भी ऑयल निकलता है जो इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारी उसमें बहुत कमी आ गई। और उसमें जो कमी की वजह है, एक मगरबी पाकिस्तान के जब गवर्नर थे नवाब अफकालाबाग, उनकी ज़ेर निगरानी एक कमीशन बना, एग्रीकल्चर कमीशन बना, जिसकी सिफारिशात में पहली सिफारिश 1960 की दहाई की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी सिफारिशात में पहली सिफारिश ये थी कि पत्तों की से लेके सादकाबाद रहीबियार खान तक कोई शुगर मिल ना हो। ये सारा कॉटन एरिया है, क्योंकि कपास जो है वो मल्टी क्रॉप्स में नहीं हो सकती। सारी शुगर मिलें 87 के बाद वहीं पे लग गई, सारी शुगर मिलें, आपका कपास का एरिया तबाह बर्बाद हो गया। अमूमन ये शुगर मिलें किन की हैं? वैसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। इलीट क्लास की हैं सारी, जितनी भी बड़े लोग क्लास में जरियाब में रजी आते हैं? नहीं आते आप लोग। अच्छा, वो आप नहीं आते? नहीं, हम तो खैर बहुत नीचे हैं जी। ऐसे सहूलतकार ने ना सारी शुगर मिलें वहीं पे लग गई। अब आप अंदाजा करें कि शुगर मिल चीनी का प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको बता दूं, अगर ये 1 रुपए किलो रेट बढ़ाएं तो तकरीबन 7.5 अरब रुपए का बोझ बनता है कौम के ऊपर। 1 रुपए किलो मुनाफा इजाफी मिलता है। हाँ, 1 रुपए किलो रेट बढ़ाने से। और अब उन्होंने 80 रुपए से उठा के 240 रुपए कर दिया। एक मिनट सर, मैं आपको बता चलूं, पिछले साल चीनी का रेट था 120 रुपए और हमें गन्ने का रेट मिला 425 रुपए से शुरू हुआ। इस दफा उसको डीरेगुलेट कर दिया गया टोटली। पिछली दफा भी डीरेगुलेट किया, लेकिन इतना हमारे इस दफा फुली डीरेगुलेट कर दिया। भाई शुगर मिल की मर्जी है, जो मर्जी करे। इस दफा उन्होंने शुरू किया कि चीनी का रेट 200 रुपया था और गन्ने का रेट 400 रुपया। आप अंदाजा कर लें, मैंने उसका हिसाब लगाया था कि गन्ने का रेट होना चाहिए 800 रुपए, अगर 600 रुपए भी हो तो 634 अरब रुपए ये इसी मद में कमा गए। आप बात कर रहे थे कि हमारे बाबू फैसला करते हैं, ये फलां फैसला करते हैं, ये कुछ नालायक लोग आके बैठते हैं। चंगेज़ खान का एक हिस्टोरिकल वर्ड है जो मैं बात आपकी आगे बढ़ाना चाहता था। उसने कहा था कि मैंने पूरी लाइफ में एक दफ़ा भी जुल्म नहीं किया। उसके वज़रा हैरान शश्तर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए, लाशों के अंबार लगाए, खोपड़ियों को मीनार बनाए, वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो चंगेज़ खान ने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लायक के ऊपर नालायक नहीं बैठाया। ये था सबसे बड़ा जुल्म जो यहाँ पे सरेआम हो रहा है हमारा। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है, काश्तकारी मेरा शौक भी है और प्रोफेशन भी है। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर वो भी बाख्तियार नहीं है, अकेले वो फैसला नहीं कर सकते। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी की वजह है, और ना ही उनकी रिकमेंडेशन पे अमल होता है। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैं पंजाब की बात करूंगा, बड़ी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात करें कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी बाख्तियार नहीं है और उनके फैसलों पर भी बदरामद। मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्यों? उसमें फाइनेंस आड़े आती है, FPR अपनी मर्जी के टैक्स लगाती है, इनकी रिकमेंडेशन पे अमल नहीं होता बिल्कुल ही। अब आप ये देखें ना कि हम अगर कपास बेचते हैं 17% GST है। अभी अगले दिन जो हेडलाइन थी तमाम अखबारों की कि अब दोबारा IMF के कहने पे हमारे इनपुट्स के ऊपर दोबारा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता वो लग गए तो ज़राअत के ऊपर फिर पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर इस मुल्क में ज़राअत नहीं होगी। वैसे आपने को कैलकुलेशन की है कि ये जो 18% GST लगता है, इससे टोटल सरकार को इकट्ठा कितने पैसे होते हैं? कख भी नहीं होता जी। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, रिकवरी मतलब 2-4 अरब रुपए नहीं तो 10-12 अरब रुपए रिकवरी नहीं है। अब मैं पहले बता चुका हूं कि हमारी कपास कहां से कहां चली गई, इसकी कोई फिक्र नहीं है। अब देखें ना, ये हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं जी, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद कुदरत ने हमें जितना नवाजा है ऐसा किसी मुल्क को नहीं नवाजा। 1500 किलोमीटर समंदर हमारे पास है जी, कराची से लेके पेशावर तक मैदानी इलाका हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है, जंगलात हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, चुलिस्तान हमारे पास है, रेगिस्तान हमारे पास है, रोई हमारे पास है, थर हमारे पास। कुदरत ने हमें सब कुछ दिया, एक विल नहीं दी, एक विल नहीं हमारे पास। इसीलिए आज जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 140 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं सर, और हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं।
ये है हमारी असल वजह। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट हर साल बढ़ रहा है बजाय कम होने के। काश्तकार के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं इस वक्त। आप यकीन कर लें सर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ में है इस वक्त काश्तकार। उसकी तकलीफ की शिद्दत में नहीं पहुंचा सकता इस वक्त। जब वो अपने घर अपने बच्चों में जाता है, जब उसके सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बस्ता लेके नहीं दे सकता, किताबें लेके नहीं दे सकता, कपड़े लेके नहीं दे सकता, उसका इलाज नहीं करवा सकता। जिस काश्तकार को उसकी प्रोड्यूस का रेट, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिले वापस। सर सारी दुनिया देख रही हो, पूरा पाकिस्तान देख रहा हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3410 रुपए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने निकाली थी गंदम की, और उसको 1900-2000 रुपए रेट मिला, और हमारी हुकूमतें बगल बजा रही हूं क्या कि जी हमने रोटी सस्ती कर दी, हमने आटा सस्ता कर दिया। भाई जब डीरेगुलेट कर दिया फिर ना रोटी का रेट तय हो सकता है, ना आटे का रेट तय हो सकता है, ना बैनुल सूबाई पाबंदी लग सकती है, ना बैनुल अजलाई पाबंदी लगाई जा सकती है। और इसका नतीजा ये है कि काश्तकार जो है वो मीडिया में नौकरी करने पे मजबूर है। हमारे प्रोड्यूसर साहब की अच्छी खासी जमीन है, वो नहीं गुजारा होता ऐसे नौकरी करने। सर यहाँ तो जमीने वाले भी फायदे एक साल में 25 लाख काश्तकार अपनी जगह छोड़ चुके हैं। किसान की इज्जत ये है कि रजी साहब ने आपको पूरा बोलने का मौका दिया है। हाँ। वो अच्छा, चाहते तो आपको रोक सकते थे बीच में, मैं चाह रही थी कि पहले खालिद साहब नहीं आप करें बिस्मिल्लाह। आप क्या कहते हैं रजी साहब, ये जो हाँ चलें आप मुकम्मल किया। देखिए मैं ना ये जो शुगर इंडस्ट्री है, ये इन्होंने जो बात कही है, वही कमीशन जो था काला बाग वाला, नवाब काला बाग वाला, उसके नतीजे में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था सर। गंदम की जो पैदावार थी एक ही साल में 2.5 गुना हो गई थी, 3 गुना हुई थी। सीड हम लेके आए थे मैक्सी पार्क। लेकिन शुगर इंडस्ट्री जो है ना वो एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री है सर। खोखर साहब मैं तवज्जो चाह रहा हूं आपकी। ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि जनाब रूरल मिडिल क्लास में बनाऊं, ये रवायती जो जगीरदार हैं इनकी छुट्टी करवाई जाए, और 72 शुगर मिलें जो है उनके लाइसेंस सिंध और पंजाब के देही इलाकों के अंदर उन लोगों को दिए गए जो इससे पहले पॉलिटिक्स के अंदर नॉन एंटिटी थे। ये जो, और आप देखिए फिर वही चेहरे आगे आए या लाए गए और वो सियासत पे छा गए। शुगर इंडस्ट्री के अंदर 22 प्रोडक्ट्स होती हैं चीनी समेत, ठीक है। 21 ये पैदा नहीं करते क्योंकि शुगर से वो इतना कमा लेते हैं कि उन्हें बाकी वैल्यू एडेड गुड्स या प्रोड्यूस करने की, और ये शुगर इंडस्ट्री बहुत बड़ा बर्डन है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। ये 22 प्रोडक्ट 21 दूसरी भी बनाए ना, और बना के तो ना सिर्फ के हमें बहुत सारी चीजें बाहर से दरामद ना करनी पड़े बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया में मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तान में 84 शुगर मिलें लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइड पे है। लेकिन ये जो पाम ऑयल है सर, या ये दूसरा जो हम इंपोर्ट करते हैं जो कि सेहत के लिए मुज़र है, जिससे इंसान की जो है वो नस्ल बढ़ाने की सलाहियत ख़त्म होती है, इसार राना की तरह ऐनक लग जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, ये पाम ऑयल के नताइज है ना सारे जो हम खा रहे हैं। बाल भी उससे उड़ते हैं जी, बाल भी उठते हैं उससे, और उसके बाद जो है ना मैदे का अल्सर भी होता है उससे। मतलब नेम कोई बीमारी केमिकल उसमें जो पाम ऑयल से नहीं होती। भाई बात ये है कि बेसिक फिलॉसफी फितरत की समझ लें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस जमीन पे पैदा किया है ना, उस जमीन से जो खुराक उगनी है वो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन, वहां के लोगों की। आप लैटिन अमेरिका का या साउथ अफ्रीका का या वेस्ट अफ्रीका का कोकोआ से बना हुआ कोला पिएंगे ना, आपका बेड़ा गर्क होगा ही होगा। आप मजाक उड़ाते हैं ना शरबत कोले का या मतलब शक्कर कोले का, आपके लिए वही बेहतरीन है क्योंकि वो इसी जमीन से पैदा हुआ है, क्योंकि आप इस जमीन पे पैदा हुए थे। ये कुदरत का बुनियादी असूल है। हम दरामदी गुड्स की तरफ जाएंगे तो खता खाएंगे। अब ये 8-9 अरब डॉलर का हम पाम ऑयल हर साल मंगवाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी तशवीशनाक बात जो है वो गंदम और चीनी की दरामद, जिसके ऊपर खोखर साहब को तो तशवीश है, आपको और मुझे भी तशवीश होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब कि चलिए वो तो स्टेक होल्डर है कि उन्होंने गंदम उगानी है, तो उनकी गंदम का खरीदार एन मौके पे गायब हो जाए। अब वो बैठे हुए गंदम लेके कहां लेके जाएंगे, लेकिन हमने भी तो पूरा साल खानी है, उसको हमने रखना कहाँ है, ठीक है ना। शहर वालों ने तो गांव वालों से गंदम खरीदनी है ना,
तो हमने उसके हवाले से जो पॉलिसी बनाई वो ऐसी बनाई कि किसान का रगड़ा ही निकाल के रख दिया। लेकिन एक बात खोखर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं, सर एग्रीकल्चर जमीन तो उतनी ही है। मैंने भी मैं सवाल नहीं कर ले, मैं कह रहा हूँ मैं भी फिर हाँ, बीच में सवाल थोड़ा सा बात। वो सर देखिए एक जगह के ऊपर कपास काश्त नहीं हुई, गन्ना काश्त हो गया, लेकिन काश्त तो हुआ ना कुछ। जो जमीन निकली है इससे गंदम से, उस पे मेरी अकल के मुताबिक तो ऑयल सीड आना चाहिए था और ऑयल सीड की दरामदाद कम होनी चाहिए थी, खुर्दनी तेल की। कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आया सर मुझे। ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। पहली चीज तो ये है कि आप ये देखें कि आप हर साल कॉलोनियां कितनी बना रहे हैं, हमारी जमीन में कितनी कमी आ रही है हर साल। कॉलोनियां क्या मतलब? हाउसिंग सोसाइटी जो हम बना रहे हैं हर साल, हम बना रहे हैं। नहीं जो भी बना रहे हैं पाकिस्तान में जो बन रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो बन रही है, मैं उसकी एक मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ। 2 इलाकों में मुझे बड़ी तकलीफ है जी। अगर दुनिया के किसी महज़ब मुआशरे के पास वो जमीन होती, वहां पे कभी कॉलोनी न बनती। एक मुल्तान और एक गुजरांवाला, क्योंकि गुजरांवाला में जो चावल में जो अरोमा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान के आम में जो टेस्ट है वो दुनिया में कहीं नहीं है। हम उस इलाके में सब कॉलोनीज बन गई हैं। छोटे छोटे शहरों में आप आए, रास्ते में मुल्तान से लाहौर आए, छोटे छोटे कस्बों में वो सारी कॉलोनीज ही कॉलोनी। एक वहाँ पे आपका रकबा कम हो रहा है, जमाने में वहाँ पे फसलें लहराया करती थी। दूसरा आपकी आबादी में इजाफा हो रहा है जी इस वक्त। मैं काश्तकार के मसाइल पे बात करना चाहता हूँ। काश्तकार को जो बात हो रही थी, काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। मैं आज की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे कसूर से टेलीफोन आए कि अरबों रुपए की वहाँ पे ओवर बिलिंग है काश्तकारों के ऊपर। हमने बड़ा प्रेशर डाल के वो अगर निकली है तो फीड नहीं हो रही। मैंने ऐसी कसूर को फ़ोन किया, मैं क्या आप फीड क्यों नहीं कर रहे? कहता जी मुझे बोर्ड से परमिशन मिलेगी तब। मैं क्या जब आपने की थी तो उस वक्त किस बोर्ड से आपने परमिशन ली थी? कहता जी मुझसे पहले कर गए थे। अब एक काश्तकार, अब हुआ क्या जी, एक काश्तकार ने पता कितना बकाया देना था? 70 लाख रुपया। जब उसका ऑडिट हुआ है तो उसने 4 लाख वापस लेना। अंदाजा कर ले कि ये हालात है। जब हमने अरबों रुपए देना था, जब फ्रांसिक ऑडिट हुआ उस जिले के बिजली के बिलों की जब उसका फ्रांसिक ऑडिट हुआ तो वो जिला कसूर में 4.5 अरब रुपया हमने लेना था। उसके बाद हम जोर लगा रहे हैं, यानी वो ओवर बिलिंग कर गए, ओवर बिलिंग डिटेक्शन इस तरीके से। यानी कि उसके बाद हम जोर, आज तक हम बाकी अजला की फ्रांसिक ऑडिट हम नहीं करवा सके, हम नाकाम है। क्योंकि हम काश्तकार जो है ना, हम पाकिस्तानी, हमें तस्लीम नहीं किया गया, हमें इंसान तस्लीम नहीं किया गया। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें एक चीज़ चाहिए ज़राअत के ऊपर जी। मैं अब ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, हुकूमत से, अपोजिशन से, दुनिया में कहीं ज़राअत के ऊपर सियासत नहीं होती। पूरी दुनिया में जब ज़राअत की बात होती है, अपोजिशन, हुकूमत, तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हुकूमत और अपोजिशन जब अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो, अपनी मराद की बात हो, तो उस वक्त ये इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त इनका कोई मसला नहीं। जब ज़राअत की बात हो उस वक्त सियासत शुरू हो जाती है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने ब्रेक पर जाना है, बस सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में यहाँ है। भाई सिंध वाले पंजाब पे इतराज ना करें, वो अपने पास वो मराद दें, हम खुश होंगे। पंजाब वाले उन पे ना करें, यहाँ वो मराद दें। अच्छा, आपने नहर की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा मसला है जो अब सूबों का नहीं रहा, ये पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क का हो गया, भारत का। इसको मैं ब्रेक के बाद आके अपने नाज़रीन के साथ शेयर करती हूँ कि पानी का जो बहरान है वो दिनों में संगीन हो सकता है, क्योंकि जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है, जिसका कल भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, सिंतास माहदे के तहत भारतीय आबी जारियत अगर नहीं रोकी जाती तो आने वाले दिनों में दरियाए चिनाब पर एक और डैम की मंजूरी देने जा रहा है भारत। इसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि सिंतास माहिदा जो कि 22 से मुअत्तल है, अभी तक इसके ऊपर फिलहाल तो कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। सोने पे सुहागा पाकिस्तान की तरफ से तो हमें वो एफर्ट नज़र नहीं आई, लेकिन भारत भी अपनी हरधर्मी से बाज नहीं आ रहा है और कहा जा रहा है कि दरियाए चिनाब पर एक और डैम की मंजूरी जो है वो भारत की जानिब से दी जा चुकी है। भारतीय हुकूमत ने दरियाए चिनाब पर दिलस्टी स्टेज 2 हाइड्रो पावर मंसूबे की हतमी मंजूरी दे दी है। तो अभी चूंकि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से भी बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर आकर पाकिस्तान का पानी रुक जाता है तो क्या कुछ मुतासिर होने का अंदेशा है? मुख्तसर रखिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। खालिद, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी ताकि मुझे एग्रीकल्चर एनालिसिस मिल जाए, फिर मैं आप दोनों की तरफ आती हूँ। देखिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस पाक फौज के होते हुए
हिंदुस्तान ये जुर्रत नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो फिर वही होगा कि ये दरिया खून से भरेंगे। फिर जो इंडिया के साथ पहले पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कुछ किया है उससे ज़्यादा कुछ होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक अफवाज पे भरपूर पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि पानी हमारी जो है ना वो ज़िंदगी है। पानी हमारी, जिस तरह हम कहते हैं कश्मीर हमारी शहर आ गए, तो पानी हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इंडिया में ऐसी जुर्रत ही नहीं है। और जितना मुंह तोड़ जवाब इंडिया को पहले दिया गया, अब इंडिया जुर्रत नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पानी के साथ वो कुछ करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दरिया पानी से नहीं, फिर इंशाल्लाह इनके खून से और इनकी लाशों से भरेंगे। मुझे सिर्फ एक मुख्तसर सा कमेंट आपका चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस हद तक डैमेज हो सकता है? एग्रीकल्चर तो है पानी से, बल्कि हर चीज की जो जानदार चीज है वो पानी से है जी। मतलब फिर इधर और हमारा पानी नीचे वाला पानी ऑलरेडी, मैंने 92 में जब काश्तकारी शुरू की थी तो मेरे गांव का पानी 24 फुट पे था, आज वो 65 फुट पे चला गया है। हमें अब सोचना ये चाहिए कि हमें अपनी फसलों की भी जोनिंग करनी पड़ेगी पानी के हिसाब से। हमें देखना पड़ेगा कौन सी फसल पानी कम लेती है, कौन सी फसल पानी ज्यादा लेती है। मैं आज तक कपास को क्यों सपोर्ट करता हूँ? अगर कपास काश्त करने में मुझे फायदा नहीं है, सिर्फ यही है वो पानी कम लेती है। गन्ना पानी ज्यादा लेता है, गन्ना आप जमीन में आप ट्यूबवेल लगा देते हैं, जिस तरह चावल पानी ज्यादा लेता है। मैं इसलिए कपास को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि पानी हमें सेव करना हमारे लिए जरूरी है। हम दुनिया के हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं सिवाय पानी के। जब पिछले साल हमने चावल एक्सपोर्ट किया $4 बिलियन का, तो प्राइम मिनिस्टर ने जब जाके कराची में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया, खुशी का इजहार किया। मैं अफसुदा था उस दिन कि हमने चावल एक्सपोर्ट नहीं किया $4 बिलियन का, हमने $20 बिलियन का पानी देके $4 बिलियन पैसे लिए हैं। ठीक है खालिद, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आगे। मेरे पास क्योंकि इस सेगमेंट के लिए मुख्तसर सा वक्त रह गया। राना साहब, मई से ये मामला चल रहा है, अभी तक आपको क्या वजह है, क्यों वो गवर्नमेंट की हमें उस तरीके की एफर्ट्स नजर नहीं आ सकी जो कि नजर आनी चाहिए थी? शायद उसी खामोशी का फायदा उठा के आज ये मंजूरी दे दी कि भारत की तरफ से। अच्छा देखिए, आज का प्रोग्राम ने ना बड़ा डिप्रेशन फैलाया है, बहुत ज्यादा, हर चीज में नाकामी, हर चीज में। एक अच्छी खबर मैं इनका आपसे शेयर कर लूं, एक उम्मीद अफजा खबर है जी। अच्छा। वो ये कि NA-130 के जो मियां नवाज साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन हो गया और यास्मीन राशिद साहब की जो पिटीशन है वो उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी है। अच्छा। तो एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। इससे पाकिस्तान की तरक्की के रोशन इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे। तो मैं तो इस पर खुश हूँ बहुत ज़्यादा। बाकी बात यह है कि जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमारी पाक फौज है, तो भाई पाक फौज ने डिप्लोमेटिक मुहाज पे तो नहीं लड़ाई करनी, वो तो सियासी हुकूमत ने करनी है। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने किसी डिप्लोमेटिक मुहाज पे इस मसले को ओपन कराया, इस पे बात की, इस पे शोर मचाया सियासी हुकूमत ने। फौज ने तो सरहदों का तहफुज करना है। अगर फौज ये काम भी करनी शुरू कर देगी तो फिर सारे को कार जाओ, सारा कुछ वो फौज ही कर लेगी। फिर उन्हें अपने दिफा को मजबूत करने दें, उन्हें अपनी जो हमारी सरहद है उनकी। कल अब मेरा एक अजीम सपूत मेजर जो है वो शहीद हो गया, उसने वो अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस वतन के ऊपर। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ, उस बहन को सलाम पेश करता हूँ जिसने इतना अजीम सपूत पैदा किया। आप उनकी लड़ाई, उनका काम उन्हें करने दें। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? कितने खड़े ने? ये सिर्फ क्या कहते हैं, इस काम के लिए रह गए कि अगर यहाँ कोई बेहतरी हो सकती है इसे खत्म कर दो, किसानों को मार दो, क्लर्कों की तनख्वाहें छीन लो, नाबीनों के हकूक छीन लो। ठीक है, तो फिर इस हुकूमत का मुझे बताएं फायदा क्या है? किस चीज के लिए हमने रखी है? और अगर हर काम में हमने अपनी पाक फौज को आगे लगाना, भाई उनके और बहुत सारे काम है यार, उनके जिम्मे बहुत कुछ और है। मेरे अजीम के सिपा सालार के जिम्मे बहुत और काम है। ये हमारी क्या कहते हैं जो सिविल गवर्नमेंट है उसकी सुस्तियों का नतीजा है या फिर भारत तो मतलब उसकी हठधर्मी का मातम हम कब तक करेंगे? देखिए, ये एग्रेशन है। अच्छा, अब मेरा मतलब है कि अगर मेरा भाई जो है वो इस बात के ऊपर मातम करे कि जनाब जो भावलपुर के अंदर वो मस्जिद के ऊपर जो हमला किया था पहला मिसाइल का, तो ये कैसे हो गया? नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये एग्रेशन है। उसकी वजह ये है कि हम भारत ने अपनी तरफ से ये वाटर एग्रीमेंट जो है ना, ये सस्पेंड करने का ऐलान किया। कौन सा है वाटर एग्रीमेंट वाला? पाकिस्तान और इर्सा, नहीं, इंडस रिवर सिस्टम जो है ना, इर्सा ही कहते हैं, वो सस्पेंड करने का ऐलान किया। हम वर्ल्ड बैंक के पास गए, वर्ल्ड बैंक ने कहा भारत सस्पेंड नहीं कर सकते। हमने अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत की, उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते। यानी ये पाकिस्तान जीता उस फोरम के ऊपर। उसके बाद आपके मैं इल्म में इजाफा करता चलूं, अबाबील नाम का एक मिसाइल हमने बनाया। आपको पता है कि मिसाइल के अपना
जो है डैम के ऊपर बम मारना जो है वो इंटरनेशनल वॉर क्राइम समझा जाता है। राणा साहब तवज्जो का मुंतज़िर सर मैं सुन रहा हूँ। इंटरनेशनल वॉर क्राइम, ठीक है। तो हमने एक ऐसा बम बनाया है कि जो डैम के ऊपर हम चलाएंगे लेकिन वो डैम पे नहीं लगेगा। डैम की जितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी ना उनमें से किसी को सलामत नहीं छोड़ेगा। वो एक बम जाके डैम के ऊपर फटेगा, जिस तरह शादी ब्याह के ऊपर वो पटाखा फटता है और उसमें से किस्म किस्म के चंगेराड़े निकलते हैं, शुरली पटाखे, उस तरह का एक पटाखा है हमारे पास। तो हम आज के प्रोग्राम में इसके तवसत से आपको अर्ज कर रहे हैं बूदी साहब कि अगर वो हमने राणा साहब ने फरमाइश कर दी ना अपने आर्मी चीफ को कि ए बम जरा चला दो, मेरे हीरो को, हाँ, तो उन्होंने चला देना है। और आपसे फिर डैम को कुछ नहीं होना क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जिधर जिधर से उस डैम से पानी निकल रहा होगा वो कोई नहर कोई सलामत नहीं बचेगी। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आपको अजीत देवल ने नहीं बताया तो खाक सर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये अभी उन्होंने पहले एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की। आजकल हमारी जरूरत है गंदम को पानी लगाने की, गंदम में ज्यादा हमारी फसल होती है, और उन्होंने चनाब और जेहलम के अंदर पानी जो था उसकी मिकदार को बहुत कम किया। और इस वक्त जबकि पानी बिल्कुल कम है उन्होंने डैम भरने शुरू कर दिए, और ये बिल्कुल ही आबी जारहियत है। ये वो जो एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम का, उसकी खिलाफ वर्जी है। भारत उसको मानने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल फोरम्स पाकिस्तान के हक के अंदर जो है वो फैसला दे चुके हैं। अब डंडा ही है जो चलाना है, तो डंडा चलाना है जिसके हाथ में हमने डंडा पकड़ाया हुआ है। मैं और राणा साहब दोनों मिलकर उनसे गुजारिश करते हैं कि डंडा चला दें। अब चले नाज़रीन, ये तो आज का हमारा टॉपिक था जो कि भी रिसेंटली हाईलाइट हुआ, जिसको हम करना जरूरी समझे, क्योंकि ओवरऑल आज हमने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया। और कल भी यकीनन और परसों भी हमारी यही कोशिश होगी कि 2025 और 2026 के वो एनालिसिस को कंक्लूड कर सकें कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक एक आम आदमी से है, एक आम इंसान से है। आज हम एक आम आदमी, एक आम इंसान, एक आम किसान की बात कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।